हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। जी, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज देखिए हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं साइंस के एमसीक्यू को, और इसमें विद्युत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आज हम लोग उसी से डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। जी, कह रहा है पहला क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है किसमें? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। आप सभी लोग जवाब दीजिए। जी, चलिए देखते हैं। डायनमो जो होता है, डायनमो ध्यान से देखिए, जो डायनमो होता है, पहले डायनमो को हम लोग क्या देते हैं? पहले इसको जो है डायनमो को हम लोग कौन सी ऊर्जा देंगे? डायनमो को यंत्र वाली ऊर्जा देते हैं, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा देते हैं इसको। और जब हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो ये पलट के हमें क्या देता है? विद्युत देता है। अर्थात जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखिए। डायनमो कभी कभी लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? जैसे कोई जनरेटर होता है तो उस जनरेटर में आप देखिएगा, जनरेटर ऐसे करके लगा रहता है। तो यहाँ पे जब हम पहले जनरेटर चलाते हैं तो ये जनरेटर जब चला देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा वहां से उत्पन्न होती है। जब यहां से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आगे इसके या किसी साइड में हम लोग लगा देते हैं डायनमो को। तो जब डायनमो को लगा देते हैं तो यहां से उत्पन्न हुई ऊर्जा को ये डायनमो क्या करता है? तो पहले यांत्रिक ऊर्जा आती है, उसके बाद डायनमो आता है, फिर डायनमो के बाद क्या चेंज हो जाता है? विद्युत में चेंज हो जाता है। तो शायद उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को कि पहले यांत्रिक ऊर्जा आती है, तब डायनमो लगाया जाता है, और डायनमो के बाद क्या प्राप्त हो जाता है? विद्युत प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक मिनट में अगर देख लेते हैं मोटर क्या करता है, तो मोटर में हम लोग क्या करेंगे? अब आप एक मिनट के लिए विचार कर लीजिए, मोटर क्या होता है? मोटर हमें यंत्र में उपयोग होने वाली ऊर्जा तब देता है जब हम उसको विद्युत देते हैं। तो जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट कर देता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। जो मोटर होता है वो वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। और डायनमो किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है कौन? डायनमो। जी, जितने लोगों का सी ऑप्शन आंसर जा रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं जो है अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका आप सभी लोग जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है जवाब दीजिए। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? अर्थात इसमें फिलामेंट के रूप में कौन सी प्रयोग होती है, आप बताइए। ध्यान से देखिएगा, फिलामेंट का मतलब आप देखे होंगे, बल्ब को आप देखे होंगे। तो बल्ब में क्या होता है? बल्ब में कंडीशन क्या होता है? ऐसे करके बल्ब बना होता है आपका, ऐसे हल्का सा, ठीक है। अब इसमें बल्ब में आप कंडीशन देखे होंगे, इसमें बल्ब में क्या होता है? आप चाहे जैसे एक बल्ब बना लीजिएगा, इसमें यही जो बना होता है फिलामेंट, यही फिलामेंट होगा। कह रहा है फिलामेंट किसके रूप में प्रयोग होता है? क्या लोहे के रूप में प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं। मोलिब्डेनम? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चांदी होती है? नहीं। वो जो लगा होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ये जो होता है हमारा फिलामेंट वो किसका लगा होता है? टंगस्टन का। अर्थात जितने लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक बात बल्ब के बारे में और समझ लेते हैं, टंगस्टन का। और जो ये तंतु लगा होता है, जो ऐसे करके स्प्रिंग लगी होती है, इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और जो बल्ब हमारा ऐसे करके बना होगा, अब इसमें आप कंडीशन देखते होंगे
कि ये ऐसे करके टाका की दो जो है पिने लगी होती हैं और इसमें हम लोग कौन सी गैस भर देते हैं, इसमें आर्गन भर देते हैं और नाइट्रोजन भरते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन भरते हैं जी, आर्गन और नाइट्रोजन भर देते हैं। तो ये जो हमारा फिलामेंट होता है, फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। किस कंडीशन में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है? कह रहा है समान आवेग पर। ध्यान से देखिए, समान आवेग पर। तो इसमें एक कंडीशन समझ लेते हैं। कोई भी धारा, जैसे ये बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है। अब इसमें देखिए ए से बी तक धारा तब प्रवाहित होती है, ए से बी तक चालक तार में धारा तब प्रवाहित होती है जब उनके आवेश जो है, जो आवेश इसमें इसके बिंदु के जो विभव होते हैं, विभव के कारण आवेशों का आदान प्रदान शुरू होता है। और आवेश के प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह को हम लोग धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। जब हम धारा कहते हैं तो आवेशों का प्रवाह शुरू होता है किसके कारण? ये जो है विभव के कारण। जब विभव उच्च और निम्न होता है तब जो है धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अगर विभव जो है समान रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर इसके भी विभव और इसके भी विभव, दोनों बिंदुओं के विभव क्या रहेंगे? दोनों बिंदुओं के विभव अगर समान है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात धारा प्रवाह नहीं होगा। तो धारा प्रवाह नहीं होगा। ये प्रश्न क्या बोल रहा है? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान धारिता की हो, समान आवेग पर हो, बिल्कुल नहीं। समान प्रतिरोधिता हो, नहीं। समान विभव पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यदि दो बिंदुओं के विभव समान हो तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। भैया आपका बिल्कुल करेक्ट है जी। जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है जी। आप सभी लोग श्रोता मस्त हैं, बात को सुनते अच्छे से हैं, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। चलिए इसके बाद जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आगे आप फिर एक बार पुनः आपके सामने जो है पेश है। इसमें कह रहा है सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ट्यूबलाइट में गैस कौन सी भरी जाती है। तो जैसे हम अभी आपको बताए थे, जो है बल्ब जो होता है हमारा, बल्ब में अगर आर्गन भरा जाता है तो इसमें भी क्या भरा जाएगा? इसमें भी तो एक चीज तो कंफर्म है कि आर्गन तो भरा ही जाएगा जी, आर्गन जो है भरा जाएगा। अब इसके साथ देखिए तो ये दोनों नियॉन जो है हमारा बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है बिल्कुल जो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, अर्थात महागलत हो जाएगा। अब देखिए आर्गन के साथ सोडियम वेपर भरा जाता है, बिल्कुल गलत। सोडियम इसके आर्गन के साथ क्या भरा जाता है? मरकरी वेपर भरा जाता है। किसको भरा जाता है? मरकरी को भरा जाता है। अब ध्यान से देखते हैं, ये ऐसे करके जो ट्यूबलाइट होता है ऐसे करके, अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जो यहां से हम लोग आर्गन गैस इसमें भरे रहते हैं और जो मरकरी होता है यहां से ऐसे करके इसमें जब मरकरी भर दिया जाता है अच्छे से, ताकि ये क्या हो, ये इसको फ्यूज की स्थिति से बचाती है गैसें। कौन? आर्गन और मरकरी। अर्थात ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? आर्गन और मरकरी भरा जाता है। यही बल्ब में क्या भरा जाता है? आर्गन के साथ नाइट्रोजन को भरा जाता है। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी भैया, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जी। चलिए
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सबसे प्यारा प्रश्न आपका जो है आ चुका है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर जो है किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये आप सभी लोग जवाब दीजिए। ध्यान से देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो पहले ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है, जानते होंगे, एक का नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक का नाम होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। अब ध्यान से देखिए ट्रांसफार्मर किस धारा में यूज किए जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर सदैव प्रत्यावर्ती धारा में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा है जो निम्न और क्या होती रहती है, उच्च होती रहती है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा बढ़ती और घटती रहती है, तो उसमें ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, बढ़ी हुई धारा को कम करता है, कम हुई धारा को बढ़ाता है। अर्थात ये वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज का अपचयन और उपचयन करता है। कौन, ट्रांसफार्मर। और ये किस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ये डीसी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर डीसी में प्रयुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि डीसी एक प्रकार की ऐसी धारा है जिसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है, जो उच्च और निम्न नहीं होती है, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी में प्रयुक्त नहीं किया जाता। कह रहा है एसी को डीसी में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। पहली बात तो डीसी से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ये हटा दो। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत। तो डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए डीसी से ट्रांसफार्मर का कोई रिलेशन नहीं, इसको भी हटा दो। एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए, अर्थात एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग जो है डी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है जी, बिल्कुल। चलिए जी, आप सभी का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है कारण है। ध्यान से देखें, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पहली बात कारण क्या है, ये हम लोग समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जिस प्रकार व्यवहार करती है, जो है पृथ्वी जिस प्रकार व्यवहार करती है, जैसे लगता है कि पृथ्वी के गोद में एक बहुत बड़ा चुंबक है। ऐसे पृथ्वी ऐसे व्यवहार करती है, अनुमान लगाया जाता है जैसे लगता है कि पृथ्वी के गोद में एक बहुत बड़ा चुंबक है, और जिस प्रकार चुंबक व्यवहार करता है उसी प्रकार पृथ्वी भी जो है व्यवहार करती है। जैसे चुंबक जो होता है, चुंबक के ये गुण हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, वैसे पृथ्वी में भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और एक दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होता है, जहां से बल रेखाएं गुजरती हैं वहां चुंबक वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करता है और क्या करता है, वहां तक की वस्तुओं को चुंबक अपने ओर आकर्षित करता है। वैसे पृथ्वी क्या है, अपने आसपास की वस्तुओं को अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और एक कंडीशन है कि चुंबक जो होता है ध्रुवों पर ज्यादा बल लगाता है, वैसे पृथ्वी भी अपने ध्रुव पर ज्यादा बल लगाती है। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है बीच में क्या होता है, बहुत बड़ा चुंबक होता है। कह रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, ध्यान से देखिएगा, इसके केंद्र में मौजूद जो है विशाल चुंबक। और कह रहा है देखिएगा ध्यान से, इसकी चुंबकीय का कारण क्या है, तो ऐसा नहीं बताया जाएगा कि इसके जो है केंद्र में स्थित मौजूद एक विशाल चुंबक होता है, चुंबक नहीं, वो चुंबक किसके कारण उत्पन्न हुआ, ये देखिए भूक्रोड के अंदर चक्रक धाराएं होती हैं। इसके भूक्रोड के अंदर कौन सी धाराएं होती हैं, चक्रक धाराएं होती हैं, उसके कारण। ऐसा केवल अनुमान लगाया जाता, होता नहीं है।
ध्यान से देखिए, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, ऐसा माना नहीं जाता है, केवल हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से व्यवहार करती है। कह रहा पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, ये इसके लिए सटीक आंसर नहीं होगा। इसमें कह रहा है कोई भी नहीं, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये भैया क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भूक्रोड के अंदर जो है चक्रक धाराएं होती हैं, इसलिए जितने लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सबसे प्यारा क्वेश्चन आपका आ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? एक बोल्ट प्रेजेंट करता है। पहले आप समझ लीजिए बोल्ट है क्या, पहले ये आप बता दीजिए बोल्ट है क्या। बोल्ट एक विभव और विभवांतर का मात्रक है। तो विभव और विभवांतर का क्या है? मात्रक है। ये जो है बोल्ट होता है विभव और विभवांतर का मात्रक होता है। अब विभव क्या है? विभव क्या है? मतलब किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं विभव। अर्थात विभव के स्थान पे लिख सकते हैं W अपान क्या लिख सकते हैं? एकांक आवेश को किसी बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभव होता है। V इज इक्वल टू जानते होंगे W अपान Q। W किया गया कार्य है जिसका मात्रक जूल होता है, आवेश होता है इसका मात्रक कूलाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि बोल्ट इक्वल होता है किसके? बोल्ट इक्वल होता है, अर्थात इस संबंध से ये निकल के आता है बोल्ट इक्वल है जूल प्रति कूलाम के। अब यहां हम देखते हैं बोल्ट इक्वल है जूल प्रति कूलाम के। एक बोल्ट एक जूल इंटू एक कूलाम के, तो इंटू लगा है तो बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। एक बोल्ट एक जूल प्रति कूलाम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक बोल्ट एक कूलाम प्रति जूल, कूलाम प्रति जूल जस्ट पलट के कह रहा है, उल्टा कह रहा है, ये संबंध भी आपका गलत हो जाएगा। एक बोल्ट एक जूल प्रति 10 कूलाम, ये भी गलत। अर्थात ये बोल्ट किसके इक्वल होता है? जूल प्रति कूलाम के इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी बिंदु पर जो विभव होता है अर्थात एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस बिंदु का विभव होता है। अर्थात W अपान Q इसका सूत्र होता है। W किया गया कार्य है, एकांक आवेश Q है, W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को जो है विभव कहते हैं जी। चलिए इसके बाद अगला देखिए, कह रहा है वैद्युत धारा का एसआई जो है मात्रक क्या है, एकक क्या है? वैद्युत धारा का हमसे जो है मात्रक पूछ रहा है। आप बताइए वैद्युत धारा का मात्रक आप सभी को इतना इंपॉर्टेंट में ये बताया गया है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा एक इंपॉर्टेंट तथ्य में आता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। और एक होता है प्रतिरोध को बताया गया होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभव आपको बताया गया है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और एक आवेश आपको बताया गया है, बार बार मिलता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद जो है ऐसे करके ध्यान से देखिएगा, इनको मापते किससे हैं? अभी हो सकता है क्वेश्चन बनेगा मापते किससे हैं, तो उसको भी देख लेंगे। अर्थात वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो धारा ये तो एम्पियर जो है वो धारा का हो जाएगा, अर्थात हमारा जो है कूलाम करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। एकदम बेहद आसान और ये सरल प्रश्न आप सबके सामने जो है पेश था। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्यारा और सरल है। अब देखिए सबसे प्यारा प्रश्न, अभी अभी बल्ब के बारे में हम लोग पढ़े थे, इसको हम तो बिल्कुल इसका जवाब नहीं देंगे। आप सभी लोग बताइए, तुरंत बताइए, वैद्युत बल्ब में भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है? अर्थात वैद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए तुरंत। देखिए वैद्युत बल्ब के बारे में अभी जस्ट बताया गया था, बल्ब में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हीलियम भरी जाती है नहीं, ये सब भारी गैसें हैं, ये तो भारी गैस वैसे है। तो बल्ब में कौन सा भरा जाता है? अर्थात नाइट्रोजन,
प्लस कौन सी गैस भर सकते हैं, आर्गन भर सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस भर सकते हैं, आर्गन भर सकते हैं। या कंडीशन के लिए हम लोग बल्ब के अंदर क्या उत्पन्न कर सकते हैं, निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं, तब भी बल्ब कार्य करेगा। हम उसमें क्या उत्पन्न कर सकते हैं, निर्वात उत्पन्न कर सकते हैं, तब भी हमारा जो बल्ब होगा वो काम करेगा। जितने लोग जो है ए ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया, जी बिल्कुल करेक्ट है आप सभी का। चलिए ये क्वेश्चन आप सभी लोग बताइए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग किस चीज का पता लगाते हैं, इसका आप सभी लोग जवाब दीजिए, तुरंत बताइए। ध्यान से देखिए, प्रतिरोध को मापते हैं। प्रतिरोध जो होगा इसका पहले तो मात्रक बता दो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और ताप का मात्रक आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ताप का क्या मात्रक होता है, बताइए। ताप का मात्रक क्या होता है, इसको किससे मापते हैं, डिग्री सेल्सियस से। जी अब ध्यान से देखिए, सेल्सियस से इसको मापेंगे। और इसमें कह रहा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा इसमें से किसको पता लगाएंगे, अर्थात धारा को। गैल्वेनोमीटर से किसको पता लगाएंगे, धारा को। जितने लोग जो है सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो है किसका पता लगाते हैं, धारा का। जी चलिए, इसके बाद जो है ताप का क्या होगा बताइएगा, डिग्री सेल्सियस। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ओम के नियम का अनुसरण करने के लिए एक चालक की आवश्यकता, एक चालक जो है अनुसरण करने के लिए चालक का आवश्यक शर्त है। क्या आवश्यक शर्त है, पहले तो ओम के नियम को देख लेते हैं। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, आर के बराबर होता है। नियतांक होता है, उसी नियतांक को प्रतिरोध कहते हैं। कह रहा है चालक को सही ढंग से साफ करना चाहिए, बिल्कुल गलत। चालक के सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, इस पर डिपेंड नहीं करता है। चालक का तापक्रम स्थिर होना चाहिए, बिल्कुल आप सही। यही देखिए, चालक का ताप दाब दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो मिल गया, चालक का तापक्रम स्थिर होना चाहिए, ठंडे वातावरण में रखना चाहिए। तो जितने लोग जो है सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या है। ओम का नियम है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई चौड़ाई आयतन क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। जितने लोग जो है इसका सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी भैया, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है। और चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका। देखिए, इसमें कह रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। अगला आपका जो है क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ जो है संकेत करती है। तो देखिए, जो चुंबकीय सुई होती है इसका आप सभी लोग जवाब दें। चुंबकीय सुई किस तरफ जो है संकेत करती है, क्या पूर्व की तरफ, नहीं। तो चुंबकीय सुई जो होती है केवल किसको जानती है, केवल दो दिशा को जानती है। वो दिशा कौन सी होती है, उत्तर से कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। चुंबकीय सुई केवल दो दिशाओं को जानती है, उत्तर और पश्चिम को जानती है, अर्थात एन और एस को जानती है, नॉर्थ और साउथ को जानती है। तो संकेत किधर करती है,
उत्तर की ओर। जितने लोगों का जो है सी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सरल और ये आसान प्रश्न था, बिल्कुल सरल और ये आसान प्रश्न था आपका। चलिए आज का जो है ये अंतिम प्रश्न, आज का ये अंतिम प्रश्न आप सभी लोग तुरंत इसका जवाब दे दीजिए। अभी अभी विद्युत से जो ये क्वेश्चन उठाए गए थे और आपने जो है बहुत प्यार से सब लोग जवाब दिए हैं, नाम नहीं लिया जा सकता, इतने लोग जवाब दे रहे हैं और सबका बिल्कुल करेक्ट है तो नाम नहीं लिया जा सकता, इतने अच्छे से आप सभी लोग जवाब दे रहे हैं इसका। जी चलिए, कह रहे हैं किसी बिजली की जो इस्त्री होती है उसको गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। पहले आप समझ लीजिए कि जो होता है आप जानते होंगे प्रेस जी, उसी को क्या कहा जाता है, इस्त्री कहा जाता है। और इसका जो निचला सिरा होता है, निचला सिरा जिससे आप सभी लोग कपड़े प्रेस करते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है तांबा प्रयोग किया जाता है, नहीं। टंगस्टन प्रयोग किया जाता है, नहीं। वो तार किसका बना होता है, क्या जस्ते का बना होता है, नहीं। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। अर्थात इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप सभी की अगली क्लास चलने जा रही है। अभी जो है आप सभी लोग सेशन में बने रहेंगे। अब आपके जो है पंकज सर इसके आगे जो है क्लास को लेने वाले हैं। सर्वप्रथम पहले आप सभी लोग सेशन को खूब शेयर करिए, खूब ढेर सारे लोग जुड़ जाइए, तभी पंकज सर आएंगे। वो कह रहे हैं इतने कम लोगों में हम आएंगे ही नहीं। पहले तो सेशन को आप सभी लोग खूब ढेर सारा जो है शेयर कर दीजिए। जी आप सभी का जो है सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा मिलेंगे दूसरे सेशन में, तब तक के लिए हमारी तरफ से केवल आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अब आएंगे आपके जो है पंकज सर। चल रहा है सर। चलो भैया, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डेयर प्रतीक क्लासेज में। ठीक है भैया, चलो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज आपका मैराथन चल रहा है, छोटा मैराथन जिसे हम कह सकते हैं। क्या चल रहा है, छोटा मैराथन चल रहा है। इसे हम लोग छोटा मैराथन ही नाम दे सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं इसके बारे में और कुछ बार आपसे कुछ जो है अदर प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आप लोग प्रश्न आपके सामने ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन आपके एग्जाम में जरूर आता है, आप फटाफट देख लेंगे। आपसे कहा गया है पराजय, क्या लिखा गया है, पराजय में उपसर्ग बताना है। पराजय शब्द लिखा गया है और पराजय में आपको उपसर्ग बताना है। जल्दी जल्दी बताओ पराजय में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, एक होता है मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द। अगर जो मूल शब्द होता है, ध्यान देना जरा, क्या होता है, जो मूल शब्द होता है, अगर मूल शब्द के पीछे किसी शब्द को जोड़ा जाए या मूल शब्द के आगे किसी शब्द को जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, किसी शब्द या वाक्यांश को जोड़ दिया जाए, तो जब किसी शब्द को मूल शब्द के पीछे जोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है प्रत्यय। क्या कहा जाता है, प्रत्यय। और जब किसी भी वर्ड को किसी भी मूल शब्द के पहले जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, उपसर्ग कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पराजय में, आप जरा देखो यहां पर पराजय है, तो अगर यहां पर बात किया जाए उपसर्ग पूछा गया है, ध्यान देना, क्या पूछा गया है, उपसर्ग पूछा गया है, तो आप मूल शब्द इसमें क्या बताएंगे। आप जानते हैं मूल शब्द क्या है, अजय है। क्या है, अजय। मूल शब्द क्या है, अजय। और इसमें क्या जुड़ा है, आप जानते हैं। यहां पर अगर आप बात करें तो ये देखो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, आप कहेंगे यहां पर उपसर्ग जुड़ गया है।
क्लियर है। तो ये उपसर्ग जब एक साथ जुड़ जाएगा, आप देखो ये यहां पर जब आकर जुड़ेगा तो आप कहेंगे सर जी। जैसे आप देखो यहां पर क्या है, लिखाई है। जैसे आपको एक मैं और बताता हूं, जैसे आप कहते हो लिखाई, लिखाई है। लिख में क्या है, आप कहते हैं लिख मूल शब्द है और प्लस का क्या जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार से देखो यहां पर है। अब देखो पर मैंने लिखा, लेकिन यहां पर देखो बड़ा आ का मात्रा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, परा हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर करने वाले पूर्ण रूप से एकदम से सही है। क्लियर है बात यहां तक भैया। अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला आपके सामने है, लिखावट में प्रत्यय आया है। अब जल्दी से इसका आंसर बता दो। मैंने एक साथ आपके सभी प्रश्नों का आंसर दे रखा है, जल्दी जल्दी से आप आंसर को बताएंगे। अब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी से बताएंगे। हाँ फटाफट बताओ भैया, अब क्या आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ सी जो लोग दे रहे हैं उनका सही है। हाँ ठीक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जैसे क्या है ना कि मैंने बताया ना इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं है। मैंने अजय लिखा तो आप क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जय लिख सकते हैं। परा प्लस का जय, जय मूल शब्द है। मैंने वो उस आ को इसलिए पहले जोड़ा था, जब पर लिखा था तो मैंने आ लिखा था। क्लियर है। जब मैंने देखो जब यहां पर परा लिखा, इस आ को इसमें जोड़ा, तो इस आ को आपको हटा देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उस आ को लाकर यहां पर जोड़ना है ना, तभी तो वहां पर कुछ बचा। तो जय मूल शब्द है और इसमें क्या उपसर्ग लगा है, परा लिखा है, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। अगले पे आते हैं। आगे कहा गया है लिखावट। लिखावट में देखो अब आपको पता है इसमें मूल शब्द क्या है, लिख, प्लस का प्रत्यय बाद में लगता है, तो आप क्या लिखेंगे, आवट। जब जोड़कर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट। तो जो ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से 100% सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। लिख में आवट प्रत्यय लगा दो, क्या हो जाएगा, लिखावट हो जाएगा। क्या यहां तक आप सभी को बात समझ में आई, क्लियर है। हाँ चलो आगे देखा जाए क्या है। अगला है महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद है। अब महोत्सव है तो महोत्सव में सबसे पहले संधि विच्छेद जानते हैं, संधि विच्छेद बताना है तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि इसमें संधि कौन सी है। महोत्सव में आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप जानते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। यहां पर देखो क्या है, क्या है, ओ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओ। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, महा प्लस का उत्सव। अगर ऐसे देखो, एक सेकेंड, इसको जरा देखो, ये मां है, प्लस का हा को अलग कर लो, हा से क्या करो, स्वर को अलग कर लो, तो क्या निकल कर आएगा, ओ निकल कर आएगा। प्लस का जो जैसे है वैसे लिख दो, ओ निकल कर आया। आप जानते हैं ओ किसके किसके मेल से बनता है, तो आप जानते हैं यदि आ या आ, हरस या दीर्घ आ का मेल किससे हो, जरा बताओ, हरस्व या दीर्घ आ का मेल किससे हो, तो आप जानते हैं हरस्व या दीर्घ ऊ से हो जाता है। तो इनके स्थान पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ऐसा कौन सी संधि कहती है, आप जानते हैं ऐसा आपकी गुण संधि कहती है। क्या कहती है, गुण संधि कहती है। तो इसको जब तोड़ोगे कैसे, जरा देखो, इसको तोड़ो तो क्या हो जाएगा, आप जानो। इस हा में क्या लगाओ, दीर्घ आ लगाओ, महा हो जाएगा, क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होता है। प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। तो आप सभी लोग जब तोड़ेंगे क्या होगा, महा प्लस उत्सव। देखो यहां पर दीर्घ आ है, यहां पर हरस उ है, इनके मेल से क्या बना, ओ बन गया। तो क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव। जो ऑप्शन नंबर बी को आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से 100% सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, महा प्लस उत्सव। क्लियर है, बिल्कुल
चलो अब इसमें आपको पता है, अगला प्रश्न देखो, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है, फटाफट बताओ इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल भैया आप सभी का एकदम करेक्ट है, बिल्कुल आप सही आंसर कर रहे हैं। कहा गया है मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है। मैंने घर जाना है, जरा बताओ, मैंने घर जाना है, घर जाना था सही तो है, घर जाना था यहां तक तो सही है, घर जाना था सही है, लेकिन मैंने क्या सही है, मैंने घर जाना था, तो कौन सा सही हो जाए आपका, ये मैंने गलत है, क्योंकि आपको पता है मैंने नहीं होता है, होता है मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। अगर इसमें पूछे किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आप जानते हैं मैंने कारक है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। मैंने के स्थान पे क्या लिखेंगे, मुझे लिखेंगे, मुझे घर जाना था, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा होगा, मैंने। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, देशभक्ति में समास है, बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है। तोड़ के देख लो भैया, देखो देश है और प्लस का भक्ति है, आप जानते हैं देशभक्ति है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देशभक्ति को लिख सकते हैं देश के लिए भक्ति। क्या लिखेंगे, देश के लिए, क्या लिखेंगे, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब देखो इसमें प्रधान कौन सा है, कौन सा पद प्रधान है, तो आपने देखा देश के लिए, किसके लिए भक्ति है, देश के लिए भक्ति है, तो प्रधान कौन है, प्रधान पद कौन है, भक्ति है, तो भक्ति कौन सा पद है, आप जानते हैं द्वितीय पद है। कौन सा पद, द्वितीय, और ये कौन सा पद, प्रथम पद। कौन सा पद, प्रथम पद। जिस, आपको पता है जिस किसी भी समास में जब द्वितीय पद प्रधान हो, क्या हो, द्वितीय पद प्रधान हो और वहां से योजक चिन्ह का लोप हुआ हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। इस बात को ध्यान देना है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास होता है, तो ये बात ध्यान देंगे। अब यहीं पर आप देख लो, एक द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होते हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, योजक चिन्ह लगे होते हैं। और तीसरी, आप इसको ट्रिक कहो या पहचानने के नियम कहो, तीसरी बात इसका है कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। क्या होते हैं, विलोम। जैसे आपको मैं दूं एग्जाम्पल, जैसे दिन रात, क्या हुआ, दिन रात। आपने लिखा दिन रात के अलावा माता पिता। देखो अब दोनों पद प्रधान है कि नहीं, दिन अपने आप में प्रधान है, दिन होता है, और रात अपने आप में प्रधान है, रात होता है। क्लियर है। आप बताओ, माता अलग है पिता अलग है, इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, तो इसलिए क्या है, द्वंद्व समास। द्विगु समास में आप जानते हैं प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची। जैसे आपसे कह दिया जाए पंचवटी, क्या कह दिया जाए, पंचवटी। पंचवटी में ये पंच पांच संख्या का बोध करा रही है, पंच प्लस का वटी संख्या का बोध करा रही है, तो प्रथम पद संख्यावाची। अव्ययी भाव जो होता है, इसका एक बात केवल ध्यान देना है, अव्ययी भाव में प्रथम पद हमेशा क्या होता है, प्रथम पद
जो होता है उपसर्ग होता है, या तो क्या होता है उपसर्ग, और कह सकते हैं क्या होता है अव्यय होता है। जैसे आप देख सकते हैं यथा प्लस का शक्ति, यथाशक्ति है तो देखो शक्ति मूल शब्द है और यथा इसमें क्या है, क्या है यथाशक्ति। तो आप जानते हैं यथा क्या है अव्यय है, यथा को हम तोड़ नहीं सकते, जिसको तोड़ नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। तो क्या हो गया यहां पर यथाशक्ति हो गया। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बताना है पुस्तक पढ़ी जाती है, बताना है पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है इसमें से कौन सा वाच्य है। बिल्कुल, तो आप जानते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य कितने होते हैं आप जानते हैं तीन, एक होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ध्यान दो जिस वाक्य में भाव हो, सॉरी कर्म हो, क्या हो, जिस वाक्य में क्या हो कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है पुस्तक, पुस्तक पढ़ी जा रही है तो पुस्तक क्या है कर्म है, पुस्तक किस में प्रधानता है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी लगातार आंसर कर रहे हैं उनका एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भैया, बिल्कुल क्लियर है आप सभी का। अगला देखेंगे, कहा गया है निम्नलिखित में से अव्यय, बताना है इनमें से अव्यय कौन सा है। क्या है अव्यय, तो अव्यय का मतलब जानते हैं, अव्यय, अव्यय का मतलब जान लो, अव्यय में होता है आ प्लस का व्यय। आप जानते हैं व्यय का मतलब होता है खर्च, आ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जिसे खर्च नहीं किया जा सके। हिंदी की भाषा में बात करें तो जिसे क्या ना किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके सार्थक खंडों में, जिसे दो सार्थक खंडों में तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं अव्यय कहते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप देख सकते हैं क्या है, आप देखो प्राचीन है, प्राचीन आप जानते हैं प्रा प्लस का चिन्ह हो जाएगा मोटा है। आप देखो यहां पर गरीब है, तो गरीब जो होता है, गरीब और मोटा और प्राचीन इन सभी को छोड़ो तो डी वाला जो आपका है क्या है और क्या है अव्यय शब्द है कि नहीं है, और अव्यय शब्द है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है। और को हम कभी दो सार्थक खंडों में नहीं तोड़ सकते। और ये कैसा है आप सभी जानते हैं संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है आप सभी लोग जानते हैं संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है। क्लियर है, बिल्कुल। अगला देख लो, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, जरा बताओ हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है। तो आप कहेंगे कौन सा है, आप जानते हैं पूर्ण विराम यही तो एक है जिसे हम क्या कहते हैं पूर्ण विराम। ऐसा शब्द जो किसी वाक्य के पूरा होने के बाद लगे, जो किसी वाक्य के पूर्णता को बताए उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। क्लियर है, तो सी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं उनका एकदम सही है। ये आपको पता है ये है विस्मय बोधक, क्या है ये आप जानते हैं कौन सा चिन्ह है विस्मय बोधक है। और ये कौन सा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है। और ये लाघव चिन्ह है, कौन सा है भैया लाघव। तो जो लोग ऑप्शन आंसर नंबर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। आगे बात किया जाए, हाँ भैया चलो आगे देख लो क्या है, दूध का धुलावन, अच्छा लिख दे रहे हैं ये कोई समस्या नहीं है। ये विस्मय बोधक चिन्ह,
ये है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्लियर है? आगे देखो, कहा गया दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना कहते नहीं है, जैसे घर पे कोई काम किए हो, गंदी गंदी बात किए हो, ठीक है, जब आप गंदी बात किए रहते हैं तो घर वाले जब डांटते हैं तो कहते नहीं है तो दूध का धुला है का, ठीक। तो दूध का धुला होना का मतलब क्या है? निर्दोष होना होता है। क्या है भैया? निर्दोष होना होता है। तो दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। अगला देखो, कहा गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ध्यान दो, जब भी लोकोक्ति या मुहावरा आता है, क्या आता है? जब भी कोई लोकोक्ति या मुहावरा आता है तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो लोकोक्ति और मुहावरा है वो अपने विशेष अर्थ के लिए हमेशा आता है, साधारण सा अर्थ उसका कुछ नहीं होता। तो जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब ये हुआ कि देखो, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, क्या ऐसा कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। शक्तिशाली संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये काम बिल्कुल सही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब आज के समय में क्या है? जो शक्तिशाली है वो अपना काम आराम से बना लेगा, यानी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, जैसे आज की सरकार है, ठीक। इसी प्रकार से काम हो सकता है। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, कोई मतलब नहीं है, ये सब गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी एकदम से सही हो जाएगा। लो, आ गया रस, रस आ गया, इसके बारे में बताओ। कहा गया है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? जल्दी जल्दी से बताएंगे भैया, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? आप सभी लोग जानते हैं जो वीर रस होता है, वीर रस का अस्थाई भाव हमेशा क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। क्रोध किसका अस्थाई भाव होता है? आप जानते हैं रौद्र रस का। किस रस का? रौद्र रस का। भय किसका होता है? और विस्मय किसका होता है? तो आप जानते हैं भय होता है भयानक रस का, और विस्मय किसका होता है? जरा बताएंगे, विस्मय किसका होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं अद्भुत रस का होता है। किसका होता है? अद्भुत रस। भय होता है अद्भुत रस। क्लियर है? कौन सा रस? अद्भुत रस। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। जब यहां तक जान ही लिए हो तो एक और जान लो, हास्य किसका होता है? आप लोग जानते हैं हास्य होता है हास्य रस का। हास होता है, यहां पे ध्यान देना, क्या होता है? हास। हास होता है किसका? हास्य रस का। क्लियर है? जो लोग डी दे रहे हैं उनका एकदम सही है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जल्दी से बताओ। जो दोहा होता है छंद, इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चलो बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं जो दोहा है ये कैसा है? ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोहा कैसा है? आप सभी लोग जानते हैं ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आप सभी जानते हैं इसके प्रथम यानी विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आज का आपका क्लास जो है, ठीक है, तो ठीक है, आज का आपका क्लास यहीं तक, और आगे भी आपके हिंदी के ऐसे ही प्रश्न महत्वपूर्ण आएंगे और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे।
आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और इतनी शांति से इतने बढ़िया से पढ़े, इसका मतलब ये है कि आप में लगन है कुछ करने की। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक कदम सफलता की ओर बढ़ाते रहिए। आप सभी का पुनः जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।